पहली बार एग्जाम देने आता है तो किस प्रकार की उत्तर पुस्तिका होती है, किस प्रकार की कॉपी होती है और कैसे उसको फिल करना है, यह एक बड़ा प्रश्न होता है। कैसे उसको हम लोग व्यवस्थित करें, कैसे लिखें, तो इस पर थोड़ी सी वार्ता मैं समझता हूं कि हम लोगों को जरूर कर लेनी चाहिए। थोड़ी सी अगर बात हम लोग कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये आपको कॉलेज में ही यह उपलब्ध कराया है कि कैसे ये कॉपी आएगी। कॉपी में सर्वप्रथम ऊपर लिखा रहता है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम। तो परीक्षा के नाम के स्थान पर आप बीए प्रथम वर्ष लिखेंगे। दूसरे तरफ कॉलम बना होता है दाहिने तरफ अनुक्रमांक। अनुक्रमांक के लिए बॉक्स बने होते हैं, तो आप बाएं से लिखना शुरू करेंगे और दाहिने तरफ बढ़ते जाएंगे, अपने सारे अनुक्रमांक लिख लेंगे, भर लेंगे। हो सकता है कि एक खाना अगर कम पड़ जाए तो एक बॉक्स आप बना लेंगे, एक खाना आप और बना लेंगे। दूसरे में होता है परीक्षा का ईयर, तो किस वर्ष में आप परीक्षा दे रहे हैं। तो ये ईयर है, आपका एडमिशन 22 में हुआ था और ये परीक्षा आप 23 में दे रहे हैं, तो जुलाई से जून तक एक सेशन होता है, एक शैक्षणिक वर्ष होता है। इसलिए जब पूछा जाएगा कि परीक्षा का नाम वर्ष क्या है, तो आप 2022-2023 भरेंगे। इसके बाद परीक्षा का अनुक्रमांक लिखा रहता है, रोल नंबर इन वर्ड्स, अनुक्रमांक शब्दों में। मैं एक दिन आपको क्लास में भी बता रहा था। तो आप अनुक्रमांक को बेटा शब्दों में लिखेंगे। कुछ बच्चे इसलिए नहीं कि उनको नहीं आता है, जैसे ये है 32 लाख, तो बच्चे लिखने लगते हैं 321016, तो ये डिजिट होता है। आपको अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, तो जितने लाख में है, करोड़ में है, वैसे आप करोड़ लाख समझ करके अनुक्रमांक को उसी शब्दों में लिख देंगे। इसके बाद होगा विषय, तो विषय आप लोग भरेंगे राजनीति विज्ञान। प्रश्न पत्र पहला होगा तो प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा तो द्वितीय प्रश्न पत्र। परीक्षा का ये लिखा है कोड नंबर, तो कोड नंबर पेपर, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो पेपर के सबसे ऊपरी भाग पर बड़े मोटे अक्षर में पेपर का कोड लिखा रहता है। सबसे पहले पेपर का कोड ही लिखा होता है, तो आप जो भी कोड होगा, ब्लैक व्हाइट पेपर होता है और उसमें ब्लैक रंग से उसका कोड बड़े मोटे अक्षरों में लिखा होता है। तो उस दिन का जो भी पेपर होगा, हिस्ट्री का होगा, पॉलिटिकल साइंस का होगा, इंग्लिश का होगा, ज्योग्राफी का होगा, जो उसका कोड होगा पेपर का कोड लिख देंगे। फिर बहुत अनिवार्य होता है रोल, अनुक्रमांक के साथ साथ इनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या। नामांकन संख्या आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे अपना प्रवेश पत्र, तो उस पर नामांकन संख्या लिखी होगी। अब जैसे इस स्पेसिमन कॉपी में, इस नमूना के प्रति में, इस जो दिया गया है, एक नमूना इसकी कॉपी दी गई है, उसमें जैसे आई से हमेशा आप ईश्वर शरण के हैं, तो यही आपकी पहचान होगी कि आपका अनुक्रमांक आरंभ होगा आई से। तो पहले आप आई लिखेंगे और जो अनुक्रमांक आपका होगा वो अनुक्रमांक लिखेंगे, और इसको बड़े सावधानी से लिखिएगा, कभी अनुक्रमांक गलत ना हो, कभी आपका शब्दों में अनुक्रमांक गलत ना हो, और नामांकन संख्या बेटा जरूर आप ठीक ढंग से लिख करके मिला के लिखिएगा, नहीं तो आपकी सारी परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा। पर आपने गलत लिख दिया अनुक्रमांक, आपने गलत लिख दिया नामांकन संख्या, तो वो कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ऊपर के ये कॉलम हो गए, फिर बाएं तरफ एक लकीर बनाई गई है, उसमें फिर लिखा गया है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का नाम। फिर आप लिखेंगे बीए प्रथम वर्ष, पेपर का नंबर लिखेंगे, तो वो बीए प्रथम वर्ष परीक्षा का नाम। विषय आप जो भी रहेगा राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान अगर हिंदी वाले हैं तो
हिंदी राजनीति विज्ञान लिखेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे, वो फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है वो लिख देंगे। उसके बाद कोड, जैसा कि मैंने बताया, पेपर पर ही आपका कोड बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप पेपर का कोड लिख देंगे। पेपर के कोड लिखने के बाद आप परीक्षा का दिन लिखेंगे और फिर परीक्षा की तिथि लिखेंगे। इस प्रकार आप इतना काम लिख लेंगे। बाकी आपको, जैसे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, नेम आप एग्जामिनेशन की जगह अपना नाम लिख देते हैं, तो नेम आप एग्जामिनेशन या परीक्षा के नाम में लिखना है बीए प्रथम वर्ष। ईयर में लिखना है, वर्ष में लिखना है 22-23। सब्जेक्ट जो होगा अपना लिखेंगे। प्रश्न पत्र जो होगा, पेपर पहला दूसरा प्रश्न पत्र आप लिख देंगे। उसके बाद फिर वही चीजें नीचे दोहरा देंगे। तो आप ये आपने एक स्पेसिमन कॉपी देख ली है, एक नमूना की प्रति देख ली है, तो आपकी कहीं गलती नहीं होगी। तो मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते हुए ही अपने प्रश्न पत्र का खूब अच्छे ढंग से लिखेंगे और ईश्वर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अंक प्राप्त होगा। इसमें दो राय नहीं है, इसमें संशय नहीं है। आप सबको बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त होगा। यह सावधानी मैंने इसलिए बताई है और कॉलेज स्वयं इस सावधानी को इसलिए बता रहा है ताकि आप अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करें और आपका जो परिश्रम है, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो इंटेलिजेंसिया है, आपकी जो इंटेलिजेंस क्वेरेंस है, इंटेलिजेंसिया का जो क्वेरेंस है, जो बुद्धि की आपकी लब्धि है, जो आपका विवेक है, उसी के अनुरूप आपको बढ़िया अंक मिले, इसलिए ये आवश्यक सावधानी आपके लिए बता दी गई है। कॉलेज ने ये प्रबंधन किया है और मेरा भी ये धर्म होता है। मैंने पहले ही बताया था कैसे इसको लिखना है, तो इस तरह आप ध्यान देंगे तो बहुत बच्चों से ये गलतियां हो जाती हैं। एमए तक के विद्यार्थी वो गलती करते हैं, तो ये लोग गलती न करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो सारे विद्यार्थी, मुझे आशा है कि प्रद्युम्न हैं, वत्सल हैं, ये जितने अविनाश हैं, जितने हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं, अमित हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, रितिका, ये सब बच्चे बहुत अच्छे से, अविनाश हैं, सारे बच्चे बहुत सावधानी केयरफुली इसको सुनेंगे और बहुत बढ़िया से आप लिखेंगे। अब हम आते हैं जो हमें पढ़ाना है उस विषय पर। चाइना की हम लोग जनवादी कांग्रेस पढ़ रहे थे और चीन के जनवादी कांग्रेस में हम लोग पढ़ रहे थे कि चीन की जनवादी कांग्रेस की शक्तियां, अधिकार और जनवादी कांग्रेस वहां की क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस वहां की विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसके विषय में हम लोग जानकारी ले रहे थे और उसके विषय में आपको मैं लिखा भी रहा था टीचमिंट पर, और जो लिखा हुआ भाग है वो आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए, रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, अपने से लिखने का खूब अभ्यास करिए, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप अधिक अंक अर्जित करने में, मैक्सिमम मार्क्स लेने में आप सफल होंगे, इसमें दो राय नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अपने इसी क्रम में देखेंगे कि वास्तव में जनवादी कांग्रेस की स्थिति क्या है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थिति, कैसी स्थिति है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की, क्या उसकी पोजीशन है। तो पोजीशन आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन गणराज्य की व्यवस्थापिका है और इसे अत्यधिक शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को है।
इस प्रकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका के रूप में दिखाई देती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन गणराज्य की व्यवस्थापिका है। क्या है? चीन गणराज्य की व्यवस्थापिका है, माने लेजिस्लेचर है, चीन गणराज्य की व्यवस्थापिका है। और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। यह इलेक्शन करती है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, और इसे अत्यधिक शक्ति प्राप्त है। आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को है। इस प्रकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है। ऊपरी तौर पर यह दिखाई देता है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है। जैसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स शक्तिशाली है, भारत में लोकसभा शक्तिशाली है। जैसे भारत में अपर हाउस राज्यसभा शक्तिशाली है, लोअर हाउस लोकसभा शक्तिशाली है, कॉमन सभा ब्रिटेन का शक्तिशाली है, वहां की हाउस ऑफ लॉर्ड शक्तिशाली है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट शक्तिशाली है। उसी प्रकार से शक्तिशाली क्या है? उसी प्रकार की शक्ति ब्रिटेन की व्यवस्थापिका की तरह, अमेरिका की व्यवस्थापिका की तरह, भारत की व्यवस्थापिका की तरह ही चीन की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है। यह बाह्य तौर पर, बाहरी रूप से हमको ये दिखाई देता है, परंतु इंटरनल स्थिति क्या है? एक्सटर्नल तो वो बहुत शक्तिशाली दिखाई देती है, लेकिन कल ही हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, इसलिए इसकी शक्तियों का प्रयोग, इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, अब चूंकि इसकी एक विशाल जनसंख्या है, कल हम लोग देख रहे थे कि इसकी जनसंख्या जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस में 3037 डिप्टी रहते हैं, डिप्टी उसको कहते हैं, सांसद रहते हैं, इसके मेंबर्स रहते हैं। तो एक विशाल जनसंख्या है, साल भर में एक बार बैठती है विचार विमर्श के लिए। तो इस प्रकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो स्थिति है, बाह्य रूप से देखने में, सुनने में अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन वर्ष में एक बार बैठती है और इसकी शक्तियों का अधिकाधिक प्रयोग वहां की क्या करती है? अस्थाई समिति ज्यादा से ज्यादा वहां की शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसकी बहुत निर्णायक भूमिका है। तो इसलिए अस्थाई समिति ही व्यवहार में अलग स्थिति है। इन प्रिंसिपल जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है, परंतु इन प्रिंसिपल शक्तिशाली है। इन प्रैक्टिकल स्थिति क्या है? इन प्रैक्टिकल स्थिति यह है कि जनवादी कांग्रेस की जो अस्थाई समिति है वो अधिक शक्तिशाली है। वो अधिक शक्तिशाली इस अर्थ में है कि जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष में एक बार बैठती है, तो उसकी शक्तियों का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में वहां की व्यवस्थापिका का एक छोटा समूह अस्थाई समिति करती है। तो जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की अपेक्षा वह अस्थाई समिति शक्तिशाली हो जाती है, जिसमें कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसमें 198 सदस्य अस्थाई होते हैं और 158 सदस्य वैकल्पिक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, और विशाल जनसंख्या के कारण वह ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाती है। तो स्टेटस ऑफ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, द नेशनल पीपुल कांग्रेस
is the legislature of the Republic of China, is the Republic of China and has immense powers. उसके पास बहुत शक्ति है. The National People's Congress has the right to appoint the president, vice president, prime minister, deputy prime minister, judges. Thus, the National People's Congress is a powerful legislature. वाह्यतः यह बहुत ही शक्तिशाली सदन है. देखने में यह बहुत शक्तिशाली सदन लगता है, परंतु वास्तविक स्थिति क्या है, व्यवहारिक स्थिति क्या है, इन प्रैक्टिकल क्या है, तो इसे समझने की आवश्यकता है कि इन प्रैक्टिकल क्या है, व्यवहारिक रूप से वह उतनी शक्तिशाली नहीं है. तो कैसे शक्तिशाली नहीं है, अब इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थिति जो बाह्यतः देखने में लगती है वह वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं है. सिद्धांत रूप से जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है, परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग अस्थायी समिति द्वारा किया जाता है. उसकी शक्तियों का प्रयोग अस्थायी समिति के द्वारा किया जाता है. अस्थायी समिति ही, चूंकि वो वर्ष में एक बार बैठता है, और जब वर्ष में वह एक बार बैठेगा, वर्ष में एक बार वह बैठेगी, तो वह बहुत कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएगी. वो तो एक बार विचार विमर्श के लिए वर्ष में एक बार बैठती है, और वास्तविकता यह है कि सारा निर्णय तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो ही ले लेता है, जिसको हम पढ़ा चुके हैं. तो इस प्रकार ऐसा इसलिए कि चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में केवल एक बार होता है. ऐसी परिस्थिति में चीन के लिए विधियों का निर्माण करना तथा अन्य कार्यों का संपादन करना जो चीन के संविधान में लिखा गया है, उसका कार्य अस्थायी समिति के द्वारा किया जाता है. अब बहुत महत्वपूर्ण बात, चीन की जनवादी कांग्रेस सिद्धांत रूप से एक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है, परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग अस्थायी समिति के द्वारा किया जाता है. ऐसा इसलिए कि चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में केवल एक बार होता है. तो चीन के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसी परिस्थितियों में चीन के लिए विधियों का निर्माण करना तथा अन्य कार्यों का संपादन करना जो चीन के संविधान में लिखा गया है, उसका कार्य अस्थायी समिति के द्वारा किया जाता है. ये वास्तविक स्थिति है चीन की जनवादी कांग्रेस का. देखने में सारी शक्तियां चीन के राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के पास है, लेकिन उन वर्ष में एक बार उसकी बैठक आयोजित होने के कारण उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने का उत्तरदायित्व तो किस पर आ जाता है? उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वहां की अस्थायी समिति जो संख्या में कम है उसी के द्वारा किया जाता है. और यह अस्थायी समिति किसकी है? यह अस्थायी समिति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की है. क्योंकि इतने 3037 सदस्य हमेशा विचार विमर्श नहीं करेंगे, इसलिए उसके अस्थायी समिति में 158, 98 और 158 वैकल्पिक सदस्य रख लिए गए हैं, ताकि वो समय समय पर एकत्रित होते रहें और जनवादी चीन के लिए विधियों का निर्माण करते रहें. तो ये वास्तविक स्थिति है जनवादी कांग्रेस की, जिसमें अस्थायी समिति हमें अत्यधिक शक्तिशाली दिखाई देती है. अस्थायी समिति ही सारा निर्णय लेती है और उस निर्णयों को पास करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के पास होती है. यह वास्तविक स्थिति है इन थ्योरी. तो इन थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है, ये बातें हम लोग कर चुके हैं. इन थ्योरी
द डेमोक्रेटिक नेशनल कांग्रेस इज ए पावरफुल लेजिस्लेचर। जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस एक शक्तिशाली संगठन है, बट इन थ्योरी द डेमोक्रेटिक National People Congress is a powerful legislature, but practical, it is power are actual exercised by the standing committee। अस्थाई समिति के द्वारा ही किया जाता है, standing committee legislature, but practically its power are actually exercised by the standing committee। This is because the session of the National People's Congress of China is held only once a year. Once a year, the work of making law from China and editing other work which are written in the Constitution of China is done by the Standing Committee। यह चीन का स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही, अस्थाई समिति के द्वारा ही किया जाता है। यह स्थिति जनवादी कांग्रेस की है। अर्थात वास्तविक स्थिति यह है कि चीन की जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की शक्तिशाली व्यवस्थापिका मानी जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस देखने में शक्तिशाली लगती है, परंतु वास्तविकता यह है कि जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की अस्थाई समिति शक्तिशाली है। 3037 लोग मिलकर के विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है मोहित ने बिल्कुल सही कहा है। अस्थाई समिति को ही केंद्रीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी में केंद्रीय समिति होती है, वही अस्थाई समिति उसके कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग होते हैं, और अस्थाई समिति अत्यंत शक्तिशाली होता है। वास्तविक स्थिति यह है के पृष्ठों पर सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था के रूप में दिखाई देती है, परंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रथम, इसकी अधिक विशाल जनसंख्या के कारण यह किसी भी मामले पर ठीक प्रकार से विचार विमर्श नहीं कर सकता है। द्वितीय, जनवादी कांग्रेस अधिवेशन थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग केवल अस्थाई समिति के द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि अस्थाई समिति जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, उसका उत्तरदायित्व और कर्तव्य जनवादी कांग्रेस के लिए है, लेकिन वह जो मेंबर्स होते हैं वह कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं, और ऊपर यह उत्तरदायित्व केवल कागजी होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, जो जनवादी कांग्रेस की वास्तविक स्थिति का वर्णन कराता है कि क्या है इसकी ताकत, क्या है शक्ति, बाह्य तौर पर बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ हैं, वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। अस्थाई समिति या जनवादी कांग्रेस तो केवल संवैधानिक और औपचारिकता के नाते स्वीकृति और अपनी मोहर लगाने के, स्वीकृति और सहमति देने के लिए निकाय हैं। सारा काम तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर, और जिनका बड़ा नाम है, दूसरी किताब उन्हीं की है, प्रोफेसर हरिमोहन जैन ने कहा है कि जनवादी कांग्रेस की सदस्यता बहुत बड़ा आकार, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चे, थोड़े से आप लोग रुक
व्यवधान के लिए खेद है, लेकिन हम लोग फिर जुड़ते हैं। प्रोफेसर हरिमोहन जैन के अनुसार चीन की जनवादी कांग्रेस जितनी शक्तिशाली सिद्धांत में दिखाई देती है, वास्तव में जनवादी कांग्रेस उतनी शक्तिशाली नहीं है। इसके स्थान पर चीन का साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ही शक्तिशाली है। ये वास्तविक स्थिति है जिसका वर्णन प्रोफेसर हरिमोहन जैन ने किया है। प्रोफेसर हरिमोहन जैन के अनुसार चीन की जनवादी कांग्रेस जितनी शक्तिशाली सिद्धांत में दिखाई देती है, वास्तव में जनवादी कांग्रेस उतनी शक्तिशाली नहीं है। वास्तव में जनवादी कांग्रेस उतनी शक्तिशाली नहीं है, उतनी शक्तिशाली नहीं है। इसके स्थान पर चीन का साम्यवादी दल या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली है। जनवादी कांग्रेस वही निर्णय लेता है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की इच्छा होती है। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता की इच्छा होती है, जनवादी कांग्रेस उसी प्रकार का निर्णय लेती है। तो ये प्रोफेसर हरिमोहन जैन के विचार थे। अब हम देखेंगे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थाई समिति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इसको भी जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। वो कैसी होती है? और मोहित ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या वह केंद्रीय समिति ही चीन की जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति है? एक अर्थ में उसे हम कह सकते हैं, लेकिन वह जो अस्थाई समिति है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है। मूलतः तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की है और अस्थाई समिति लगभग सिमिलर वही है जो अस्थाई समिति है और जो केंद्रीय समिति है। क्योंकि केंद्रीय समिति, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हरिमोहन जैन, द पीपुल कांग्रेस ऑफ चाइना इज ए पावरफुल एज इट अपीयर्स इन थ्योरी। इन फैक्ट द पीपुल कांग्रेस इज नॉट दैट पावरफुल। इंस्टेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज पावरफुल। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या है? वास्तव में शक्तिशाली है। तो ये स्थिति है। अब हम देखेंगे, एक कभी कभी फुल प्रश्न बन जाता है चीन की अस्थाई समिति पर। तो हम लोग चीन की अस्थाई समिति के अधिकार एवं शक्तियों को जान लें, समझ लें कि चीन की अस्थाई समिति क्या होती है। पहले इसको समझ लेते हैं।
ये जो 1982 का नया संविधान है, उसमें अस्थाई समिति के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति, जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति। अब इसे जान लेना बहुत आवश्यक है कि जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति क्या है। जनवादी चीन के संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की एक अस्थाई समिति होगी। समिति एक अस्थाई अंग है। समत अस्थाई समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की का अस्थाई अंग है। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस को और अस्थाई समिति को अलग नहीं किया जा सकता है। जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति जनवादी चीन के संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार, अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की एक अस्थाई समिति होगी। एक अस्थाई समिति होगी। अस्थाई समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का एक अस्थाई अंग है, स्टेबल अंग है, सस्टेनेबल अंग है, आर्गन है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। वह अपनी स्थिति को सदैव बनाए रखता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि यह एक अस्थाई अंग है, अर्थात जब तक जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस है तब तक संविधान में, जब तक जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्तित्व बना हुआ है तब तक अस्थाई समिति का भी महत्व, अस्थाई समिति का भी अस्थायित्व बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है अस्थाई समिति, क्योंकि चीन का अधिवेशन, जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। तो इतने बड़े चीन के लिए कानून का निर्माण करना, नियुक्तियां करना, ये सारा काम अंततः किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? यह अंततः संपन्न किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? अस्थाई समिति के द्वारा। माने इसका सीधे सीधे अर्थों में ये समझ लीजिए कि जो काम चीन की जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस को करना चाहिए, वह काम चीन की जो काम राष्ट्रीय, जो लेजिस्लेचर है, जो काम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को, नेशनल रिपब्लिक पीपुल कांग्रेस को करना चाहिए, वह काम कौन करता है? अस्थाई समिति करता है। और उसका एकमात्र कारण है, और इसका एकमात्र कारण है कि वह, उसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। अस्थाई समिति का एक अध्यक्ष होता है, कई उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा होता है। इन्हें वापस रिकॉल करने का अधिकार भी है। अस्थाई समिति के आकार के संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका निर्धारण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। व्यवहार में अस्थाई समिति के सदस्यों की संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है व्यवहार में, क्योंकि वह कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ है। कांग्रेस की अस्थाई समिति की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
यह एक परमानेंट ऑर्गन है और अस्थाई समिति का कार्यकाल भी अच्छा इसने लिखा था अनुराग ने। अस्थाई समिति का कार्यकाल, अब मेरा ध्यान गया है, अस्थाई समिति का कार्यकाल भी बेटा 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए जनवादी कांग्रेस चुनी जाती है और जनवादी कांग्रेस की सारी शक्तियों का प्रयोग अस्थाई समिति के द्वारा किया जाता है। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति भी 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। तो यह स्थिति आपको स्पष्ट हो गई और अनुराग ने बहुत अच्छा पूछ लिया, सबको जानकारी भी हो गई। तो जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति का मुख्य कार्य यही होता है। जनवादी कांग्रेस यही मुख्य रूप से कार्य संपादित करती है। जनवादी कांग्रेस के द्वारा ही जनवादी कांग्रेस की अस्थाई समिति के द्वारा ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यही उसकी वास्तविक स्थिति है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे सभी प्रिय छात्र छात्राएं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। तो अब इसमें लिखना क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्य संख्या का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। इसका निर्धारण जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। अस्थाई समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अस्थाई समिति का एक अध्यक्ष होता है, कई उपाध्यक्ष होते हैं तथा इसके महासचिव भी चुने जाते हैं। अस्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्य संख्या का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। कहीं इसका जिक्र वहां के संविधान में नहीं किया गया है। इसका निर्धारण जनवादी संख्या का, इसकी संख्या का निर्धारण, कितनी संख्या होगी, इसकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? जनवादी राष्ट्रीय का। अस्थाई समिति की संख्या का, इसकी संख्या का निर्धारण जनवादी कांग्रेस करती है। उसी को यह अधिकार दिया गया है कि कितना, और जैसे मैंने कहा 3037 होती है, तो अस्थाई समिति में भी सदस्य संख्या लगभग बहुत बढ़ती हुई व्यवहार में दिखाई देती है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अस्थाई समिति में चुन लिए जाते हैं और चुनाव कौन करेगा? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। अस्थाई कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अस्थाई समिति में एक अध्यक्ष होता है, कई उपाध्यक्ष होते हैं तथा इसके महासचिव भी चुने जाते हैं। वो महासचिव एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं महासचिव। इसके महासचिव एक भी हो सकते हैं। बेटा ये रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिएगा। अस्थाई समिति, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्य संख्या का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, माने चीन के संविधान में नहीं किया गया। इसकी संख्या का निर्धारण जनवादी कांग्रेस करती है। अस्थाई समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
अस्थाई समिति का एक अध्यक्ष होता है, कई उपाध्यक्ष होते हैं तथा इसके महासचिव भी चुने जाते हैं। अस्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अब रिपीट हो गया, और आप घबराइए नहीं, इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका छूटा है वो रिपीट करने पर भी नहीं बेटा, आपके पास जब पूरी तरह आपके पास वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, ये आप नहीं सुन पा रहे होंगे, कहीं कहीं कनेक्टिविटी की गड़बड़ी होगी, लेकिन इसका पीडीएफ भी तो हम आपको प्रस्तुत करेंगे। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो इस रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुन सकते हैं। इसकी कोई योग्यता का विषय में वर्णन नहीं किया है। अमित कुमार, ऐसे प्रश्न मत आप लोग मत पूछिएगा, अभी आप लोगों के पास भी तो किताब है, जो मूल चीज है परीक्षा के लिए वो जानिए, और इससे आईएएस और पीसीएस में कोई प्रश्न ही नहीं। उसकी योग्यता वही होती है जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य निर्वाचन की योग्यता होती है, मैं बता चुका हूं। उसकी वो योग्यता वही है जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के निर्वाचन की योग्यता होती है, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता की होती है। आप सब जानते हैं, और मैंने गंभीरता पूर्वक पढ़ाए हैं। वो क्लास में वही लोग पूछ रहे हैं जो क्लास नहीं करते हैं। तो ये है अस्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जाता है, और ये सारी चीजें हैं, और ध्यान से सुनते रहिए और ये सब समझ में आ जाएगा। और आप एक बार पढ़ेंगे, हमारा पूरा ध्यान इस समय है कि आपको अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त हो, उस पर ध्यान देना है। बाकी चीजें तो सब साधारण चीजें हैं, सब समझ में आ जाएगी। और जो मौलिक चीज, जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वह सब मैं क्लास में चर्चा कर देता हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना जानिए कि उसकी सारी योग्यता वही है जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के लिए उसमें है ना, कि लेनिन स्टालिन की नीतियों में विश्वास हो, साम्यवाद में विश्वास हो, जिसके जीवन भर का लक्ष्य साम्यवाद हो, यही तो इसकी योग्यता है बेटा। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ है। इसका प्रोफेसर हरिमोहन जैन की बात मैंने कही कि ये क्या होते हैं। अस्थाई समिति का अध्यक्ष अस्थाई समिति का अध्यक्ष कहलाता है। इसकी आज्ञा और निर्णय अस्थाई समिति के सभी सदस्यों के लिए मान्य होता है, और अस्थाई समिति का अध्यक्ष ही अस्थाई समिति की अध्यक्षता करता है। तो ये बात बहुत साधारण है कि और इसका निर्वाचन भी कौन करेगा? जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। तो आप सब जानते हैं। अस्थाई समिति का एक अध्यक्ष होता है। अस्थाई समिति का एक अध्यक्ष होता है जो अस्थाई समिति के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, आप समझ गए। इसमें समझने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि समझाना पड़े। जैसे केंद्रीय लोकतांत्रिक केंद्रवाद वगैरह मैंने बढ़ाया, उसमें थोड़ी सी गहराई थी। अस्थाई समिति का एक अध्यक्ष होता है जो अस्थाई समिति के बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। बस इतना ही उसका काम होता है। तो यहाँ हम लोगों ने अस्थाई समिति के अध्यक्ष के विषय में देख लिया है। अब अस्थाई समिति के क्या क्या शक्तियां हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि अस्थाई समिति का वास्तविक कार्य क्या है। और आप सब जानते हैं कि अस्थाई समिति का वास्तविक कार्य वही है जो काम जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस केवल वर्ष में एक बार बैठती है, इसलिए वो कार्य नहीं कर पाती है, और उसके सारे कार्यों को कौन करता है? यही स्टैंडिंग कमेटी करती है, यही अस्थाई समिति के द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अस्थाई समिति के का क्या क्या कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो बहुत आसान है, समझना भी आसान है। अस्थाई समिति के शक्तियां और कार्य।
अस्थाई समिति की शक्तियां और कार्य। अस्थाई समिति के शक्तियों और कार्यों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से करना उपयुक्त होगा। अस्थाई समिति के शक्ति और कार्य। अस्थाई समिति के शक्तियों और कार्यों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से करना उपयुक्त होगा। ये आप लोग लिखते भी चलिएगा और खूब अभ्यास करिएगा लिखने का, ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी प्रश्न लिखने में न हो। और इसमें 2 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, एक राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न और दूसरा प्रश्न है कि आप अस्थाई समिति के विषय में भी फुल क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी आप लोग बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। एक एक करके अब हम लोग अस्थाई समिति के कार्यों को जानेंगे। पहला, आप नोट करते चलिए। पहला, इसका काम क्या है? इसका पहला काम है संविधान की व्याख्या करना। पहला इसका काम क्या है? संविधान की व्याख्या करना। इसका पहला काम है संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी संविधान की व्याख्या इसलिए की जाती है कि संविधान बहुत पहले बना होता, 1982 में संविधान बना है और 2023 में उस संविधान का मौलिक अर्थ, कोई समस्या आ गई है तो उसका मूल भाव क्या है, इसलिए अस्थाई कांग्रेस संविधान की व्याख्या करती है, क्योंकि उसको अमेंडमेंट करने का भी अधिकार जनवादी कांग्रेस को है और जनवादी कांग्रेस की जितनी नीतियां हैं उनको बनाने का काम, जितना कार्य है वो अस्थाई समिति के द्वारा ही किया जाता है। तो पहला काम है कि संविधान की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा काम क्या है इसका? विधि का निर्माण करना। दूसरा इसका काम क्या है? विधि का निर्माण करना। और आप सब जानते हैं कि यह विधि का निर्माण अस्थाई समिति क्यों करती है? क्योंकि ये वर्ष में एक बार बैठेगी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, इसलिए उसके महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन कौन करेगा? महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन कौन करेगा? तो अस्थाई समिति ही करेगी। कौन करेगा? अस्थाई समिति करेगी। अस्थाई समिति के द्वारा ही व्याख्या की जाएगी। तो दूसरा उसका महत्वपूर्ण कार्य है विधि निर्माण। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाना तथा अधिवेशन को समाप्त करना। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाना और फिर अधिवेशन के समापन की घोषणा करना भी अस्थाई समिति के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अस्थाई समिति उन समस्त कार्यों का संपादन करती है, निर्देशन करती है, जिसको जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस को जितना अधिकार प्राप्त है संविधान में, इसके अतिरिक्त अस्थाई समिति समस्त कार्यों का संपादन करती है,
निर्देशन करती है, जिसको जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाना चाहिए। तो जनवादी कांग्रेस के समस्त नीतियों को करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? अस्थायी समिति के पास। इसलिए अस्थायी समिति एक बहुत ही प्रभावशाली संस्था है, जो जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त नीतियों को एक साथ संपादित करती है। उसके सारे नीतियों को जो जनवादी कांग्रेस को प्राप्त है, पर्दे के पीछे उसकी सारी नीतियों का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो वह जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। वह किसके द्वारा किया जाता है? जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो ये चीन के जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस का देश में आपातकाल लगाना हो, यह 20 मार्च 2004 को एक संशोधन किया गया कि अगर चीन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो वह सारा काम राष्ट्रीय कांग्रेस के, अस्थायी कांग्रेस के द्वारा भी किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात हम लोग और कर लेते हैं, तब यह अस्थायी समिति की भूमिका समाप्त हो जाती है। दो 2004 के संशोधन के अनुसार वर्ष 2004 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार जनवादी चीन गणराज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार अस्थायी समिति को है। किसको यह अधिकार है? अस्थायी समिति को है। अस्थायी समिति एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विधि निर्माण और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समस्त कार्यों का संचालन करती है। अस्थायी समिति में कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता होते हैं, इसलिए अस्थायी समिति की पहली चीज तो अभी ये समझ लीजिए कि वर्ष 2004 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार जनवादी चीन गणराज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार अस्थायी समिति को है। अस्थायी समिति ही आपातकाल की घोषणा करेगी। कोई इमरजेंसी आ गई तो इसकी घोषणा अस्थायी समिति के द्वारा की जाती है। अस्थायी समिति एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विधि निर्माण और राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समस्त कार्यों का संचालन करती है। अस्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी, अस्थायी समिति में जो सबसे इसके पावरफुल होने का कारण है, में कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता होते हैं। इसलिए अस्थायी समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की एक शक्तिशाली संस्था है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि अस्थायी समिति में कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता होते हैं।
इसीलिए अस्थाई समिति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की एक शक्तिशाली संस्था है, क्योंकि अंततः आप सबको ज्ञात है कि वहां की जो वास्तविक सत्ता का संचालन होता है वह कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। ये और चीन की कम अस्थाई समिति में, जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्थाई समिति में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता होते हैं। वही निर्णय लेते हैं जिस निर्णयों पर मोहर कौन लगा देती है, जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस लगा देती है। इसलिए चीन की जनवादी अस्थाई समिति एक महत्वपूर्ण और निर्णायक संस्था बन जाती है। वह एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का। तो आशा है कि आज की क्लास आप सबके लिए